आज के लाइव में। आज सिमरन जी जुड़ी हुई हैं रेवा टीवी से। तो आज कुछ बातें करेंगे जनरल टॉपिक्स पे कि क्या क्या चल रहा है देश में और दुनिया में। तो नमस्कार सिमरन जी। नमस्कार आप सभी को, जय सिया राम। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की जो महापंचायत है संसद, इन दिनों काफी उठा बैठक चल रही है, या कह सकते हैं कि उठा पटक चल रही है। कहीं आपने ये भी देखा होगा कि वो जो संसद है उसमें बहस कम, चर्चा कम, उसमें बातचीत जो होनी चाहिए वो मुद्दे से इतर हो रही है। कहीं आपने ये देखा कि महिलाएं जो हैं वो प्रधानमंत्री के सीट के पास तक गई थी, कुछ घटना घटित होती लेकिन नहीं हो पाई, ओम बिरला जी के कह सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के कारण। फिर इसके बाद ये सारी महिलाएं जाती हैं ओम बिरला जी के कैबिन में, वहां पर जाकर चिल्ला चोट। और फिर आपने ये भी देखा होगा अमित जी कि संसद के बाहर भी खेला हो रहा है। मतलब एक तरफ पप्पू भैया जो सार्वजनिक हैं, राहुल गांधी, वो नरेंद्र सरेंडर का होर्डिंग पोस्टर ये सब लेकर चलते हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि भाई संसद है तो पक्ष भी क्यों पीछे रहे, गिरिराज सिंह जी कहते हैं कि जब जो कांग्रेस पार्टी है वो कहीं ना कहीं पिंच करती है तो बीजेपी उसका टकासेर जवाब देती है। और उसके बाद गिरिराज सिंह जी तो हिस्ट्री खोल देते हैं दादा। वो तो नेहरू जी की एडमिरा के साथ की पोस्टर ले आते हैं, एक बुक कांड भी हुआ। कुल मिलाकर जो चल रहा है, आज की मैं बात करूं तो 13 तारीख को सेल्फी लेती हुई महिला सांसद देखी गई। क्या लगता है आपको, ये संसद में हम जब सांसद को चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं? ये सेल्फी खिंचाने के लिए, या टीएमसी के जो वयोवृद्ध वहां पर सांसद हैं वो नैन मटक्का कर रहे हैं, या राहुल गांधी बजट बैठक में बजट का भी नहीं बोल रहे हैं, चीन की बात और बुक की बात कर रहे हैं? तो क्या लगता है आपको कि संसद में हम एक सांसद को किस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत भेजते हैं? सबसे पहली बात। हाँ, देखिए अब पहले तो देश को बहुत शुभकामनाएं कि आज भारत का जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसका पता बदल गया है जी, सेवा तीर्थ। और सेवा तीर्थ के नाम से नई बिल्डिंग तैयार हो गई है पीएमओ की। और मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन कर दिया है। तो उसके लिए आप सबको बधाई। मोनू चौधरी भैया राम राम। और दूसरा क्या है कि जो आपने बोला संसद में बवाल चल रहा है, जी। तो देखिए अब स्थिति ये हो गई है कि 3 चुनावों को हारने के बाद जो विपक्ष है वो बेसिकली मतलब विचार शून्य हो चुका है, दिशाहीन हो चुका है। उनके पास कोई विषय नहीं है उठाने के लिए। और अब विपक्ष के अंदर एक बहस शुरू हो गई है कि हो क्या रहा है, राहुल गांधी जो हैं, वो प्रधानमंत्री मोदी से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि आप देखिए वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, बेसिकली वो सारे विपक्ष के नेता हैं। जी। विपक्ष में बहुत सारी पार्टी हैं जो ये पहले इंडी गठबंधन कहलाता था। ये आज तक कोई सवाल किसी मंत्री से नहीं करते हैं। ये कभी रक्षा मंत्री से कोई सवाल इनका नहीं होता है, वित्त मंत्री से नहीं होता है, गृह मंत्री से नहीं होता है, गडकरी जी से नहीं होता है, शिवराज जी कृषि मंत्री हैं, उनको लेकर के कोई सवाल ही इनके पास नहीं होता है। रेल मंत्री। हाँ, रेल को किसी किसी का ये नाम ही नहीं लेते हैं। ये पूरे समय सिर्फ इनका फोकस रहता है कि मेरे को किसी तरह से प्रधानमंत्री मोदी को नीचा दिखाना है। अब उसके कारण हो क्या रहा है कि अलग-अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं, अब वो भी इरिटेट और फ्रस्ट्रेट होने लगी हैं कि यार ये आदमी हम लोगों को भी बोलने नहीं देता। क्योंकि जैसे ही सरकार कोई बिल रखती है, कुछ भी करती है और फिर उसके बाद राहुल गांधी और उनकी टीम जो है कांग्रेस की, वो एक हंगामे का स्क्रिप्ट बना के आते हैं और हंगामा शुरू करके वॉकआउट और सदन को सस्पेंड करना, ये वो, और फिर ये वॉकआउट कर जाते हैं और सरकार अपने बिल विल जो है बिना बहस के पास करा के निकल जाती है। जी। तो इससे क्या है कि अब जो विपक्ष है वो भी बड़ा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार नहीं। अब इस बार जो इन्होंने हरकतें की हैं वो एक लिमिट को क्रॉस कर देने वाली हैं कि एक सोची समझी रणनीति सामने आई है कि इन्होंने कुछ महिला सांसदों को आगे भेज करके और प्रधानमंत्री को घेराव करने का कुछ प्लान बनाया। और शायद कुछ इन्हीं की तरफ के जो वरिष्ठ सांसद हैं कांग्रेस के, और एक शायद शिवसेना की महिला सांसद थी, तो उनको इन महिलाओं ने, जिन जो कांग्रेस की महिला सांसद गई थी घेराव करने, तो उनको लगा कि ये उद्धव ठाकरे गुट की सांसद है। जी। तो उनके साथ इन्होंने
बता दिया कि भाई ये प्लान बनाया हुआ है और हम लोग मोदी जी के साथ जुमा-जटकी टाइप के कुछ करेंगे। हुँ। तो उस महिला सांसद ने, वो शिंदे ग्रुप की थी, हुँ। उसने जा करके स्पीकर साहब को बता दिया कि साहब महिलाओं का ऐसा-ऐसा प्लान है। हुँ। अच्छा, पता था उनको। ऐसे ही कांग्रेस के कुछ सांसदों ने भी हिंट किया कि आज जो मोदी जी को भाषण देना है, आप उनको मना कर दीजिए। हुँ। तो उसके बाद जब ये कार्रवाई शुरू हुई, तो स्पीकर साहब ने देखा कि वाकई में वो महिला सांसद आकर के खड़ी हो गई और उनको सबको लीड कर रहा था वो इमरान मसूद। तो उनकी घंटी बजी कि यार ये जो हमको रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इन लोगों का कुछ गलत टाइप का इंटेंशन है, वो सही। अच्छा, आईबी और इनकी जो इंटेलिजेंस वगैरह की रिपोर्ट्स थी, वो भी पीएमओ को मिल रही थी कि आज वो अगर संसद में जाएंगे सब, तो कुछ ना कुछ होगा। तो आईबी का और रॉ का, इन लोगों का भी इनपुट ये था, इंटेलिजेंस एनालिसिस था कि आप मत जाएं। लेकिन मोदी जाने के लिए अड़े हुए थे कि नहीं, आज मेरा टाइम है जवाब देने का, तो मैं दूंगा। हुँ। लेकिन फिर स्पीकर साहब ने उनको पर्सनली रिक्वेस्ट करके मना किया कि आप आज मत आइए और हम आपका कल शेड्यूल करेंगे, आज स्थितियां सही नहीं हैं। अब इसके बाद क्या हुआ कि ये लोग माने नहीं। स्पीकर साहब ने स्थगित कर दिया सदन। ये लोग पहुंच गए उनके कार्यालय और कार्यालय पहुंच करके गाली गलौज और खूब उल्टा सीधा उनको भी सुनाया। तो यहां से क्या है कि अ, चीजें जो हैं वो लिमिट के बाहर चली गई। हुँ। अच्छा, इसके पहले राहुल गांधी वो नरवणे जी वाली किताब को लेकर के 3 दिन हंगामा करते रहे, जी। तो बर्दाश्त के बाहर चली गई थी सीमाएं। अच्छा, दूसरा क्या हो रहा है कि जो मुझको ऐसा लगता है कि ये यूजीसी वाला जो मामला हुआ हुँ। और उसमें भाजपा ने ये रियलाइज किया कि उनका जो सपोर्टर हैं, हुँ। वो बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं उनसे। और ऐसी स्थिति में मोदी जी अगर फिर से वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करेंगे कि देखो विपक्ष डिस्टर्ब कर रहा है और हमको सदन नहीं चलाने दे रहे हैं ये लोग, हुँ। या इस टाइप की बात, तो इस बार वो विक्टिम कार्ड बैकफायर कर जाएगा, क्योंकि सपोर्टर्स जो हैं बीजेपी के, वो ऑलरेडी गुस्से में बैठे हैं। हुँ। तो अब इनकी मजबूरी हो गई कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ एक स्टेप्स हैं जो आप देखोगे कि लगातार लिए गए हैं। हुँ। और उसमें पहला ये स्टेप ये हुआ कि जो नरवणे जी की किताब वाला मामला था, उस पे धड़ाधड़ एफआईआर फाइल हो जाती है दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस जो है वो जाकर के, जो पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया है, जो पब्लिशर है, हुँ। उसके 12-14 ऑफिसेज और गोडाउन्स, प्रेस, इन सब जगहों पे रेड मार देती है। रेड मारने के बाद उनको 14-15 क्वेश्चंस की एक क्वेश्चनर पकड़ा दी जाती है कि इसका जवाब दीजिए। अब ये एक एक्शन चल ही रहा था और ये मारपीट वाला जो मैंने बताया आपको, ये हो गया। ये होने के बाद भाजपा के अंदर भी जो, वो एक गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया। मतलब अमित शाह हों या कोई भी हो, तो मतलब ये लोग क्या है, मोदी जी को बहुत ज्यादा पर्सनली मानते हैं। तो अब इस बार ये हो गया कि ये मोदी जी की भी सुनने को तैयार नहीं। तो फिर पहले किरण रिजिजू जी ने बोला कि विशेषाधिकार हनन का हम प्रस्ताव लाएंगे राहुल गांधी के खिलाफ, लेकिन वहां पे टेक्निकल मुद्दा ये सामने आ गया कि विशेषाधिकार समिति होती है एक संसद में, जैसे संसदीय समितियां होती हैं, तो विशेषाधिकार समिति होती है। तो पता चला इस बार संसद की विशेषाधिकार समिति जो है वो बनी नहीं। तो बोले नोटिस डाल भी देंगे, तो जब तक समिति बनेगी नहीं, ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी नहीं, हो सकता है 3 महीने 4 महीने लग जाए। हुँ। तो फिर उसके बाद निशिकांत जी को आगे रखा गया जी। और सब्सटैंशिव मोशन जो है उसको लाने की एक बात हुई। लेकिन क्या है ना, अभी सरकार लाने वाली नहीं है इसको। नहीं, नहीं, अभी जो भाजपा का बयान आ रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो मोशन तो उन्होंने रख दिया। क्योंकि निशिकांत दुबे जी का एक कहते हैं कि हिस्ट्री ऐसी है कि निशिकांत दुबे एक ऐसे सांसद हैं कि जिसके पीछे हाथ धोकर पड़ते हैं, उसको सस्पेंड करा के ही मानते हैं। वो आपने महुआ मोइत्रा का भी सुना होगा। जी, महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जो है, जी। वो भी गई थी और उसमें भी जो हिटमैन थे, वो निशिकांत दुबे ही थे। हुँ। और निशिकांत दुबे को प्राइम मिनिस्टर का और
अमित शाह जी का बड़ा क्लोज माना जाता है। बड़ा मजा तो तब आया कि जब पप्पू भैया एक किताब लाए और निशिकांत दुबे पूरी 100 किताब का एक बैग ले आए, बोले अब भैया खोलिए। और सुनने में ये भी आ रहा है, रजत शर्मा को अभी हाल ही में उन्होंने इंटरव्यू दिया कि वो एक ऐसी लाइब्रेरी बनवाने वाले हैं, आप लोग भी सुनिएगा, कि जिसमें वो सारी हिस्ट्री के जो पन्ने हैं, जिसको आपने वो देखा होगा गिरिराज सिंह जी के हाथ में तख्ती, तो वो सारे हिस्ट्री के पन्ने पलट-पलट कर आप देखेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे इंटरनल रिलेशनशिप की भी बात की है। इंटरनल रिलेशनशिप किसकी? इनके इंदिरा गांधी की, नेहरू जी की और इसके अलावा गांधी जी की। और फिर जब आपने संसद की बात की, तो संसद में वो गांधी का जो सरनेम है, वो भी बढ़-चढ़ कर बोला, क्योंकि मोदी जी ने कहीं न कहीं एक आरोप लगाया कि भाई साहब इन्होंने तो गुजरात का वो जो गांधी का सरनेम था, वो तक चुरा लिया। जी। और सीधी-सी बात है, चुराने की बात यहाँ इसलिए हुई क्योंकि प्रियंका जी ने कहा था खड़े होके कि भाई साहब गांधी जी से हमारा कोई रिलेशन नहीं, मेरा नहीं कहना है, प्रियंका दीदी का। और लेकिन आप एक तरफ मुझे आप ये बताइए अमित जी, कि प्रियंका सरेआम कह रही हैं कि गांधी जी से हमारा कोई लेना-देना है, ठीक मान लिया। तो फिर गांधी सरनेम से क्या इनका लेना-देना है? क्योंकि हाल-फिलहाल में इन्होंने अपने बेटे के सरनेम से वाड्रा हटा दिया है और गांधी ऐड ऑन कर दिया है। जी। वो देखिए, इन्होंने वो एक नाम तो हाईजैक किया हुआ है जी। और उसके पीछे इन्होंने तर्क लगा रखा है कि जो इनकी इंदिरा जी थी, उनके जो हस्बैंड थे, हुँ, उनका सरनेम, गैंडी। हाँ, वो गैंडी था। अब गैंडी से इन्होंने धीरे से उसको गांधी में परिवर्तित कर लिया है। हुँ, ये परिवार पूरा, इनकी जो आइडेंटिटी है, जो इनका नाम है, जो भी कुछ है, सब कुछ डाउटफुल है। नेहरू जी कहाँ से आए हैं? मतलब आज सोचिए कि 50 साल से ज़्यादा इस परिवार ने डायरेक्ट राज किया है इस देश पे, हुँ, और उसके बाद ये आज तक कश्मीर में वो गाँव नहीं ढूँढ पाए, जहाँ पे यूनिक सरनेम। नेहरू जी का परिवार जहाँ से आता हो। जबकि मतलब पाकिस्तान से परवेज़ मुशर्रफ दिल्ली आया था, जी। तो उसने अपना मोहल्ला ढूँढ लिया था कि उसका परिवार जो है वो किस मोहल्ले में रहता था। तो ये इस टाइप की परिवार है कि इनको आज तक इनकी अता-पता किसी को नहीं है कि क्या है। लेकिन अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कि बीजेपी की लीडरशिप जो है, जी। अब वो बहुत एग्रेसिव मोड में आ गई है। क्योंकि जो मैंने आपको बताया कि यूजीसी के बाद से जो उनके सपोर्टर्स उनसे चिढ़े बैठे हैं, हुँ, गुस्सा हुए हैं, हुँ, अब उसको अगर शांत करना है, हुँ, तो अब उनको ऑपोजिशन पे एग्रेशन दिखाना पड़ेगा। अब वो बोल के नहीं निकल सकते कि सरकार हमारी है, सिस्टम उनका है। हुँ, क्योंकि अब लोग, इनके सपोर्टर्स बोल रहे हैं कि भाई साहब, आप इतने साल से, 12 साल से सरकार चला रहे हैं और उसके बावजूद सिस्टम उनका है, तो फिर आपका बैठने का मतलब क्या है? तो अब वो सिस्टम तोड़ने की कवायद जो है वो शुरू की गई है। तो उसमें जैसे मैंने बोला कि राहुल गांधी के खिलाफ जो है, हुँ, एक तो ये मोशन लाया गया है संसद में। हुँ, यहाँ पे उसकी डिमांड ये है उस मोशन की कि इनकी एक तो सदस्यता खत्म की जाए, जी। और दूसरा इनके ऊपर परमानेंट प्रतिबंध लगा दिया जाए कि ये कोई चुनाव ना लड़ पाए। तो हुँ, एक तो ये है। अब प्रतिबंध को लेकर के कितनी चीज लागू हो पाती है कि नहीं, पता नहीं, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। लेकिन जिस हिसाब से निशिकांत दुबे बात कर रहे हैं और जो टोन थी उनकी उस मोशन को रखते समय, तो वो बिल्कुल राहुल गांधी को तू तड़ाक वाली लैंग्वेज में एड्रेस कर रहे थे संसद के अंदर कि ये ऐसा करता है, ये वहां जाता है, ये वहां बोलता है, ये तो उस टोन में बात करने लगे थे। तो उससे ऐसा लग रहा था कि हाँ, गुस्से का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है अब, और अब बीजेपी उसको माफ करने के मूड में नहीं है। अच्छा, जो टॉपिक्स उन्होंने कवर किए हैं कि मैं इस मोशन में क्या लाना चाहता हूँ, हुँ, तो उसमें वो सोरोस से इनके लिंक, हुँ, यूएस एड से इनके लिंक, और दुनिया भर की जो विदेशी संस्थाएं हैं, उसके बाद इनकी जो सीक्रेट विदेशी यात्राएं होती हैं, वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि सरकार के पास जो जो इंफॉर्मेशन है, अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि इतना बड़ा नेता भारत का, वो विदेश में जाके अंडरग्राउंड हो जाए और भारत की इंटेलिजेंस उसको ट्रैक ना कर रही हो। और सवाल ये भी किया उन्होंने कि वहाँ जब भी जाते हैं, तो ऐसे लोगों से मिलते हैं जो देश के खिलाफ आग जी, उगलते हैं। जी। तो अब क्या है कि वो एक पूरी तैयारी करी गई है कि इनका जो पूरा काला काला चिट्ठा है, हुँ, वो सामने रखना है हुँ, संसद में। और इसमें क्या-क्या निकल के आएगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि आपको पता है कि इनका जो नागरिकता का मामला है, हुँ, वो ऑलरेडी काफ़ी एडवांस स्टेज पे कई जगहों पे उसके केसेस चल रहे हैं।
और उसको लेकर के कहा जा रहा कि इनका ब्रिटिश पासपोर्ट की फोटोकॉपी से लेकर के सब कुछ उसका मतलब डिटेल जो है, इनकी एड्रेस, इनका वहाँ का जो आइडेंटिटी कार्ड है इंग्लैंड का एज ए सिटीजन जो इशू होता है, जैसे हमारे यहाँ आधार कार्ड होता है, उस टाइप के सारे डॉक्यूमेंट सरकार के पास ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दे दिए हैं, पहुंच गए हैं, ऑफिशियली आ गए हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि कोर्ट के भरोसे न बैठते हुए बीजेपी जो है अब इसको संसद में रख के भाई साहब का पूरा इलाज करने के मूड में है। उसके अलावा अगर आप देखें तो हेमंत बिश्व शर्मा जो है, तो वो गौरव गोगोई के पीछे पड़े हैं कि उनके पाकिस्तानी कनेक्शंस क्या-क्या हैं। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो वो एक जो एंटी नेशनल वाली इमेज है, अब बीजेपी इनकी वो इमेज बना देना चाहती है कि ये टोटली पॉलिटिक्स से इर्रेलेवेंट हो जाएं। इनके ऊपर ऑफिशियली संसद में प्रस्ताव पारित करके देश विरोधी या राष्ट्र विरोधी होने का एक ठप्पा लगा दिया जाए। तो अब ये उस दिशा में जा रही है चीजें। तो राहुल गांधी के लिए तो सच में बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा हो गई है और खुद उन्होंने की है। किसी को दोष नहीं दिया जा सकता इसके लिए। सोचिए कि संसद के बाहर आपके केंद्रीय रेल मंत्री बाइट दे रहे हैं, मीडिया से वार्तालाप कर रही हैं, उसी समय आते हैं पॉकेट में हाथ रखे हुए, लेट्स टॉक। इनसे कौन टॉक करेगा और किस टॉपिक पे करेगा? नहीं, प्रॉब्लम क्या है कि इन्होंने मतलब मैंने बोला ना कि मानसिक रूप से तो ये वैसे ही दिवालिया हैं और संसद को इन्होंने कॉलेज टाइप का एक बना दिया है कि कैंपस। जैसे हाँ, कि लफंगे घूमते रहते हैं, किसी को भी छेड़ते रहते हैं। ये उस टाइप का माहौल बना रखा है, सीढ़ियों पे लोग बैठे हुए हैं, मतलब दरवाजों को घेर करके बैठे हुए हैं, कहीं भी नारेबाजी कर रहे हैं। तो वो एक डेकोरम जो है वो पूरा सत्यानाश कर डाला है संसद का। तो और अब तो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर से हाथापाई वाली कोशिश भी कर चुके हैं। तो एक सवाल ये उठता है कि पार्लियामेंट का अपना एक डेकोरम होता है, जी, एक एटिकेट होता है, एक आपका ड्रेसिंग सेंस होता है कि भाई आप पार्लियामेंट में जा रहे हो, आप एलओपी हो, आप विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे हो, या आप टी-शर्ट पहन के, ट्राउज़र पहन के पॉकेट में हाथ डालकर, तिरछे चेयर पर बैठकर आप यहाँ आते हो। मतलब आप संसद का सम्मान नहीं करते और आप विदेश जाते हो तो आप फॉर्मल हो जाते हो साहब, आपको ठंड भी लगती है, आप पूरे गेटअप में जाते हो, वेल ड्रेसअप होकर बैठते हो और बड़े सिंसियर तरीके से इंटरव्यू देते हो, लेकिन वो इंटरव्यू 2 कौड़ी का होता है। क्यों? क्योंकि आप ये कहते हो कि भारत देश नहीं है, ये पूरे स्टेट्स का एक बंच है। आप ये कहते हो यहाँ लोकतंत्र नहीं है, देश खतरे में है। आप कहते हैं सिखों को आज़ादी नहीं, 5 ककार वो यूज़ नहीं कर सकते हैं जी। और आप ये कहते हो भारत से जाकर कि भाई साहब लोग डरे हुए हैं और हमारे यहाँ हिटलर शाही है। आप मुझे बताइए हिटलर शाही की परिभाषा क्या होती है? जहाँ पर आप मोदी को गाली देते हो और वो चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं रोज़ लाखों गालियाँ खाकर सोता हूँ, या वो हिटलर शाही है? जहाँ पर आप महिलाएँ एकत्रित होती हो पीएम के कुर्सी के पास, उन पर अटैक करने के लिए, ये हिटलर शाही है? या आप संसद में चिल्ला-चोट करते हैं, पीएम का अनादर करते हैं और पीएम का ही नहीं, वंदे मातरम अभी जो रिसेंटली आया है, उस पर भी आप कटाक्ष कर रहे हो कि भाई ये तो हिटलर शाही है। जिस देश में रहते हो, राष्ट्रगान के प्रति सम्मान नहीं है, राष्ट्रगीत के प्रति सम्मान नहीं है, तो किस चीज़ के लिए सम्मान होगा? सवाल आपसे। देखिए, कॉमेडी है कि ये हिटलर या फासिस्ट की बात करते हैं। तो फासिस्ट शब्द जो है, ये बेसिकली हिटलर के टाइम से ही हुआ है। जर्मनी में उनको नाज़ी कहा जाता था और इटली में मुसोलिनी जो थे, हुँ, वो हिटलर के सहयोग में थे हुँ, और उनके साथ मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे। जहाँ से ये आती हैं सोनिया जी। हुँ, और मुसोलिनी की जो आर्मी थी, हुँ, तो सोनिया जी के पिताजी उस आर्मी में भर्ती थे और लड़ रहे थे। तो अगर कोई फासिस्ट है ऑफिशियली, हुँ, तो वो तो सोनिया जी हुई, क्योंकि उनके पिताजी मुसोलिनी की आर्मी में शामिल थे हुँ, और उसके बाद वो जेल में बंद हो गए थे। 4-5 साल वो रशिया में जेल में बंद थे हुँ, और उसी दौरान सोनिया जी का जन्म हुआ है। हुँ, तो चमत्कार तो ये भी है हुँ, कि पिताजी जेल में थे और उसके बाद यहाँ पे ये जन्म हो गई। तो
फासिस्ट की अगर कोई परिभाषा है और कोई इतिहास को देखे जा करके, तो फासिज्म तो मेरे ख्याल से राहुल जी की खून में ज्यादा है, हम्म, क्योंकि उनके तो नाना नाना ही कहलाए मेरे ख्याल से। हाँ, तो नाना ही फासिस्ट आर्मी के सदस्य थे। हम्म, लेकिन जैसा मैंने बोला कि इनको किसी ने समझा दिया है कि तुमको आगे बढ़ना है तो तुमको मोदी को डाउन करना है, हम्म, और ये उसके पीछे लगे हुए हैं। हम्म, और पिछले 12-15 साल, 12-13 साल से या उसके भी पहले से, हम्म, गुजरात में जब सीएम थे मोदी, ये लोग तब से उनके पीछे लगे हुए हैं। तो वो एक चीज तो है। हम्म, और अब वो इनको भारी पड़ने लगा है। मतलब कांग्रेस के नेताओं की अगर आप बात करें तो आप देखेंगे जो सीनियर कांग्रेस के नेता हैं, वो नरेंद्र मोदी का कभी गलती से भी नाम नहीं लेते, नरेंद्र मोदी का कोई क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी को हमने कुछ उल्टा सीधा बोला, पब्लिक का परसेप्शन मेरे खिलाफ बन जाएगा। लेकिन ये राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अ, अब जो दिख रहा है मुझे, जैसे कि अभी बाबा जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद के हरकतों को टारगेट कर लिया है, पॉक्सो एक्ट। तो पॉस्को एक्ट में उनके खिलाफ एक मामला जो है वो कोर्ट में पहुंच गया है। सोमवार को पुलिस की रिपोर्ट आ जाएगी। और जो माहौल दिख रहा है, जो केस का दिख रहा है कि दो बच्चों ने गवाही दी है बकायदा कोर्ट में, और उन्होंने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाए हैं। और आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा मेरे पास कुछ फुटेज ऐसे हैं जो कि सच्चाई को बयां करते हैं। और उन्होंने एक चीज और भी कही है कि इनके गुरुकुल में जो नाबालिग बटुक हैं उनके साथ दैहिक शोषण होता है, शारीरिक शोषण होता है, मेंटली टॉर्चर किया जाता है। और जहां तक बात अभी मुक्तेश्वर जी के बिहेवियर की है, तो जग जाहिर है वो पत्रकारों से कैसी बातचीत करते हैं। वो मोदी और योगी को कहीं काला अंग्रेज कहते हैं, कहीं औरंगजेब कहते हैं, और कभी वो कहते हैं कि क्योंकि हम गाय को राष्ट्रमाता और राजमाता की बात कर रहे हैं, ये सारा ताना बाना जो है इसलिए है। लेकिन एक सवाल ये उठता है, हम आदि शंकराचार्य जी को हमने देखा, तस्वीर में देखा क्योंकि हम उस समय थे नहीं, हम बाकी के शंकराचार्य को भी देखते हैं, निश्चलानंद जी की मैं बात करूंगी, बाकियों की भी करूंगी। लेकिन आप ये देखिए कि शारीरिक रूप से सक्षम ना होने के बावजूद वो पैदल जाकर स्नान कर लेते हैं और ये कहते हैं मीडिया के सामने कि योगी जी ने शंकराचार्य को नहीं रोका है, उनके तामझाम को रोका है। और जहां आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने स्नान नहीं किया, सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये रहा कि अगर आप अपने आप को शंकराचार्य मानते हैं तो आप स्नान नहीं किए, वो भी माघ मेले में जाकर, तो क्या ही कहने उनके। और लोगों का ये कहना था कि 2 घंटे 4 से 6 शाम को वो बैठते हैं और बाकी वो अपनी वैनिटी वैन में आराम फरमाते हैं। अब बाबा जी जो हैं, इनका ये एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का ये कहना था कि इनको ये लग रहा था कि बाबा जी दौड़ कर आएँगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर पड़ेंगे, कहेंगे गलती हो गई, चलिए आपको मैं ससम्मान आपके रथ में बैठाल के स्नान करवाता हूँ। लेकिन वो ये चीज़ भूल गए कि बाबा जी एक पॉलिटिशियन नहीं है, एक पीठाधीश्वर है। उनका अपना एक साम्राज्य चलता है, उनकी अपनी एक सोच है, उनकी अपना एक कानून है। और जहाँ बात जनता की आती है, वो किसी को सामने नहीं देखती। क्या कहेंगे? देखिए, जो संत परंपरा है उसमें जो नाथ संप्रदाय है, वो एक अलग ही परंपरा है, और शंकराचार्यों वाला जो सिस्टम है जी। वो एक अलग परंपरा है। ठीक है ना? तो दोनों ही अपने आप में पैरेलल सत्ताएं हैं। अब अभिमुक्तेश्वरानंद को अगर गलतफहमी है कि शंकराचार्य हैं तो इसलिए वो सबके ऊपर हैं, तो ऐसा नहीं है। नाथ संप्रदाय अपने आप में एक अलग संप्रदाय है, उनकी संत परंपरा और सब कुछ अलग है। वो शैव मत से हैं, जी। वो शिव के उपासक हैं, और ऐसा माना जाता है कि गोरखनाथ जो वो गोरख पीठ है, और जो ये पूरा नाथ संप्रदाय है, इसकी स्थापना खुद भगवान शिव ने की थी। हुँ। ठीक है ना? तो वो और किसी को मानते नहीं, तो वो क्यों मानेंगे कि आप बहुत बड़े हो? तो ये गलतफहमी इनको है, और इन्होंने उसको उनको अपमानित कर दिया। अब भाई वो शिव के उपासक हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा गुस्सैल होते हैं। भाई जिसके ऊपर शिव की कृपा होगी, तो शिव जैसा बर्ताव दिखेगा कि पल में खुश, पल में गुस्सा। तो वो वाली चीज़ है, तो इन्होंने तीसरा नेत्र खुलवा दिया है आदित्यनाथ बाबा का।
अब देखते हैं क्या होता है। इन्होंने लेकिन औरंगजेब कहा, उन्होंने कालनेमी कहा, हिसाब बराबर अभी लेकिन हुआ नहीं। नहीं नहीं, वो अब देखिए मैंने जो बोला ना कि अब बीजेपी को एक रियलाइजेशन ये यूजीसी वाले प्रोटेस्ट के बाद हो गया जी। कि जो हमारा सपोर्ट बेस है, अब उसको ये जो 10-12 सालों में ठीक है आप विकास कर रहे हैं, ट्रेन चला रहे हैं, ये कर रहे हैं, स्टेशन बना रहे हैं, लेकिन ये जो आप इकोसिस्टम से लड़ नहीं पा रहे हैं, अब इस पर सवाल होने लगा है। तो अब इनको ये डिसाइड किया इन्होंने कि अब इस इकोसिस्टम को तोड़ देना है। और इसलिए अगर आप देखेंगे तो इस इकोसिस्टम का मेन स्तंभ कौन है, तो वो गांधी परिवार है पहला। तो सवाल लेकिन जनता ये कहती है कि तारीख पर तारीख क्यों हो रही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी, उनका एक मामला जो चल रहा है, राहुल गांधी उनके जी। जो दामाद है वो भी उसमें इन्वॉल्व हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? कोर्ट इनको इतना ज़्यादा जिसको कहते हैं ढील क्यों दे रही है? और हमारे देश में कानून आम और खास के लिए एक जैसा क्यों नहीं है? नहीं, अब जो मुझको लग रहा है कि अब ऐसा होगा कि सरकार जो कोर्ट्स में इनको ढील मिली हुई है, उस पे भी अग्रेसिव होगी। इनके कोर्ट के केसेस जो हैं, उन पे भी एक्टिव हो जाएगी और ये जो संसद में डायरेक्ट इनको टर्मिनेट करने का एक वो मोशन ले आए हैं, तो वहां से ऐसा दिखाई दे रहा है। दूसरा अगर आप देखें तो वो जो दिल्ली पुलिस की एफआईआर है, वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में एफआईआर दर्ज है। अब उसमें वो बुक जो है नरवणे साहब की, वो लीक कहाँ से हुई, जी। अब उसमें जांच जो भी होती रहे। लेकिन कहीं न कहीं जो लूप होल है, वो नरवणे जी के ही तरफ से है, आप क्या कहते हैं? क्योंकि अगर कोई एक्स आर्मर्ड इंसान है, वो बुक लिखता है तो सबसे पहले वो जाकर अपने आर्मी में अपने चीफ से बातचीत करता है, उस बुक के बारे में डिस्कस करता है और जब तक कि वहाँ से एनओसी नहीं मिलती, तब तक वो पब्लिशर के पास नहीं जाता है। यहाँ तो इन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिशर को दे रखी है। हाँ, ये गलती उनकी है नरवणे साहब की, क्योंकि नॉर्मली क्या है, आर्मी के जो ये क्लियरेंस वगैरह होता है, मिलिट्री इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट करता है, जी। या वो एडीजीपी जो उनका कम्युनिकेशन और पीआर का डिपार्टमेंट है, तो वहां से क्लियरेंस होता है इसका, बुक्स का, और हर साल करीब करीब 35-40 बुक्स क्लियर होती हैं। इसमें बुक्स भी होती हैं, इसमें फिल्मों की स्क्रिप्ट है, नेटफ्लिक्स वगैरह की जो ओटीटी सीरीज हैं, उनकी स्क्रिप्ट भी जाती है आर्मी से क्लियरेंस के लिए, है ना? बहुत कुछ जाता है। किसी को इंटरव्यू लेना है, किसी को कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम शूट करना है, कुछ भी है। आज जैसे आप ग्रेनेडियर्स हैं यहाँ पे जबलपुर में, आप उनको एक एप्लीकेशन देंगे कि हमें आपका प्रोग्राम शूट करना है, तो वो पहले भी दिल्ली वो कहते हैं कि आप हमें आवेदन दीजिए, हाँ, वो हम इसको यहाँ से पहले तो जीओसी से प्रूव करवाएँगे, देन उसके बाद हम दिल्ली भेजेंगे, जी, दिल्ली से अप्रूवल आ जाएगा, तो फिर हम आपको कॉन्टैक्ट जी, करेंगे। वहाँ से अप्रूवल आ जाता है, उसके साथ एक गाइडलाइन आ जाती है कि आपको ये दिखाना है, ये नहीं दिखाना है, ये बताना है, ये नहीं बताना है, ठीक है? तो वैसा होता है। अब क्योंकि वो 35-40 स्क्रिप्ट्स और स्टोरीज और नॉवेल्स, बुक्स, हुँ, ये सब रहती है वहाँ पे क्लियरेंस के लिए, हुँ, तो टाइम भी लगता है क्योंकि एक-एक लाइन पढ़नी पड़ती है। और दूसरा चक्कर क्या होता है कि अब जनरल साहब बहुत सीनियर रैंक से रिटायर हुए हैं, तो वो कई बार ऐसा है कि आपत्तिजनक है भी, तो जी। वो टाला जाता है कि यार रहने दो। क्योंकि क्या है, एक नॉर्मली कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, इतनी सीनियर पोज़ीशन से अगर आप रिटायर हुए हैं, तो 5 साल, 10 साल शांत बैठिए, उसके बाद लिखिए। और फिर जो चाइना के मामले में इन्होंने लिखा है, गलवान वाला इंसिडेंस, भाई अभी पूरा तो रिज़ॉल्व हो नहीं गया है, पूरा डिफ्यूज़ तो हो नहीं गया है। अभी भी वो सिचुएशन जो है चालू है। इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट का भी कह सकते हैं उल्लंघन किया, कहेंगी कैसे? तो जो ऑन ड्यूटी इनके आर्मी के ऑफिसर्स रहते हैं, आप कभी भी उनका ज़िक्र नहीं करते, चाहे मीडिया हो, चाहे कोई हो, ना उनका पद, ना उनका प्लेस, ये सब जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया जाता है। नहीं, वो तो ठीक है, वो गलतियाँ हैं, लेकिन अभी जो ये एफआईआर है, इस हुँ, एफआईआर में अगर आप देखते हैं तो 3-4 लोग सीधे-सीधे दायरे में आ रहे हैं जाँच के। हुँ, एक तो वो पेंगुइन जो पब्लिशर हैं, हुँ, फिर एक नरवणे साहब हुँ, जो राइटर हैं उस बुक के, तीसरे हो गए राहुल गांधी, है ना? और चौथी हो गई वो कारवान मैगज़ीन, जी, जिसने वो आर्टिकल छापा है। जिसको वो लेकर आए थे प्रिंट आउट। जी, है ना? अब दिल्ली पुलिस ये पता कर रही है कि भाई ये लीक किसने किया है। हुँ, शुरुआत कहाँ से हुई?
अब लीक किसने किया है ये तो जांच का विषय है, लेकिन राहुल जी सीधे सीधे इसमें फंस रहे हैं क्योंकि ये किताब लेके घूमते हुए हर जगह दिखे। मीडिया के सामने भी लाए वो तो ये खुद मीडिया है। के सामने भी लाए, ये संसद के अंदर भी लाए। संसद के अंदर तो विशेष अधिकार है चलो इनको कि इनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन इन्होंने संसद के बाहर मीडिया के सामने वो एक डमी बुक टाइप की बना करके दिखाने की कोशिश की और दुनिया भर की चीजें। और उससे गंभीर मामला ये है कि उस किताब की जो पूरी पीडीएफ कॉपी है वो सोशल मीडिया पे जम के व्हाट्सएप ग्रुप्स और इधर उधर सर्कुलेट भी की गई है। तो वो किसने किया है, क्या किया है? हालांकि जिन्होंने वो बुक्स पढ़ी हैं, आर्मी के ऑफिसर्स जो रिटायर्ड हैं, उनसे आप बात करेंगे तो वो कह रहे हैं कि उस बुक में ऐसा कुछ है ही नहीं जिसके लिए बखेड़ा हो। तो उसमें खुद ही नरवणे जी ने कहा था कि पहले राहुल गांधी उन पन्नों को पलटे, उसको पहले पढ़ें, फिर समझें और जी, उसके बाद में कुछ बकें। वो बात वही है कि ये उसको कुछ भी दिखाना चाहते हैं कि मोदी जी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, जो भी था। लेकिन जो आर्मी ऑफिसर्स, उनका कहना है कि सबसे अच्छा इंस्ट्रक्शन तो हमको सरकार से आजकल ही मिलता है हुँ, कि जब सरकार बोल देती है कि आपको जो करना है करो, हुँ। मतलब पूरा फ्री हैंड दे देते हैं, जो कि हम लोगों के लिए पहले तो इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और ये बोलना प्राइम मिनिस्टर का कि आपको जो सही लगे करो, हुँ, मतलब हम कुछ भी करके आएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइम मिनिस्टर की तो है ही। तो वो आदमी हमारी गलतियों की भी जिम्मेदारी लेने को तैयार बैठा है, तो बोले इससे दिलेर आदमी तो कोई हो ही नहीं सकता हुँ। कि कोई प्राइम मिनिस्टर आपको पूरा फुल स्पेक्ट्रम छूट दे दे। एक्चुअली राहुल गांधी ये शो करना चाह रहे थे संसद में कि भाई साहब चीन आया, चीन ने हम पर अटैक किया, चीन इंडिया में घुसा और इंडिया के जो भी ऑफिसर्स थे आर्मी के, उन्होंने कुछ नहीं किया, हाथ में हाथ रखे बैठे रहे और चीन ने हमारी इतने प्रतिशत जो है प्रतिशत कह रही हूँ लैंड को कब्जा कर लिया। लेकिन नरवणे जी का कहना था कि हमने चीन को लोहे के दांत जो होते हैं ना चबाने के लिए मजबूर कर दिया था और आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें चीनी जो फौजी थे उनको किस प्रकार से खदेड़ा था हमारी आर्मी ने। नहीं, अभी क्या हो रहा है एक्चुअली कि ये जो इनको एक्टिवेट किया गया है, ये शायद चाइना की तरफ से शायद किया गया हो, हुँ। क्योंकि इनका तो एमओयू है चाइना हाँ, से। पर्सनल मीटिंग होती रहती है इनकी। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि चाइना जो है वो धीरे-धीरे अपनी आर्मी को पीछे निकाल रहा है। हुँ, बहुत सारी जगहों पे जो 1962 वॉर के समय चाइना की पोजीशन थी, इनकी आर्मी वहां तक पीछे हट चुकी है। ठीक है ना? जैसे डेप्सांग है, अच्छा जहाँ पे ये गलवान में जो लड़ाई हुई थी, हुँ, गलवान में लड़ाई जब हुई थी, ये जहाँ तक आ गए थे फिंगर 4 तक, हुँ, ये नॉर्मली पहले फिंगर 8 तक रहते थे। हुँ, ये फिंगर 4 तक आके बैठ गए थे। ये वापस फिंगर 8 पे जा चुके हैं। ठीक है ना? तो चाइनीज़ आर्मी जो है वो धीरे-धीरे पुल बैक कर रहे हैं, पीछे हट रहे हैं। अब उस चीज़ को छुपाने के लिए कि चाइना में इस टाइप की न्यूज़ जो है वो ना फैले, क्योंकि इंडिया की तरफ से ये धीरे-धीरे आने लगी थी। हालाँकि गवर्नमेंट ने नहीं ऑफ़िशियली कहा है, शायद कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी चाइनीज़ से कि हाँ, ठीक है, हम खाली कर देंगे जहाँ-जहाँ हम आपके यहाँ आए हैं। तो उसको वो करने के लिए एक हंगामा कि देखो चाइना अभी भी उनके यहाँ बहुत बड़ा एक वो है बवाल है। तो वो करने के लिए शायद ये करवाया गया है और इसका कोई लॉजिकल रीज़न है नहीं। इस समय चाइनीज़ आर्मी जो है वो बहुत बुरे हाल में है और ख़ास तौर से ये जो हमारे इंडियन बॉर्डर है, हुँ। इस पे ये इंडिया के साथ फ्रिक्शन रखना नहीं चाहते हैं और इसका इनको रशिया के ऊपर से भी बहुत बड़ा प्रेशर है कि आप वहाँ से डी-एस्केलेट करिए और ये सारी चीज़ें अलग करिए। तो बहुत कुछ है जो जियोपॉलिटिक्स में चल रहा है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि ब्रिक्स की जो समिट है नवंबर में इंडिया में होने वाली है। और यूएस की ईरान पर किस प्रकार से प्रतिक्रिया हो रही है, क्या एक्शन लेगा? और आपको बीच में टोक रही हूँ, डोनाल्ड ट्रम्प को भी लेकर इन्होंने जो संसद में रायता फैलाने का एक तरीके से कोशिश किया था, जी, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर, जी, वो रायता इनका फैल नहीं पाया। और मैं आप सबको बता दूँ कि एप्स्टीन फाइल पर पहली एफआईआर मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में की गई है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि एप्स्टीन फाइल में जो इन्होंने कहा कि ये तो नतमस्तक हो गए हैं क्योंकि इनके बहुत सारे ऐसे काले कारनामे हैं, राहुल गांधी एंड कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि जिसके कारण इन्होंने डील को साइन कर लिया। अच्छा उस डील के बारे में पीयूष गोयल वाज़ सेइंग कि अभी तक मेरे पास
पूरे पेपर नहीं आए हैं, ये कैसे कह सकते हैं? क्या जी। कहेंगे आप? देखिए, मैंने कल के लाइव में भी ये बात कही थी, बार-बार कह रहा हूँ कि अमेरिका के साथ अभी तक हमारी कोई ट्रेड डील नहीं हुई है। हुँ, जो कुछ हुआ है, हुँ, वो एक्चुअली एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन हुआ है। हुँ, फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या होता है? तो वो एक छोटा-सा डॉक्यूमेंटेशन होता है हुँ, कि जिसमें हम लिस्ट करते हैं कि आपकी तरफ से इन चीज़ों पे बात होगी, हमारी तरफ से इन चीज़ों पे बात होगी। मोटा-मोटा हम लोगों की इन-इन चीज़ों पे ये पोज़ीशन है, हुँ। ठीक है? इस फ्रेमवर्क के आधार पे मार्च-वार्च तक हम लोग एक इंटरिम डील साइन करेंगे। तो 50 से तो 18% की बात हो गई ना यार। नहीं, वो एग्री किया है उन्होंने, वो फ्रेमवर्क में आया है। हुँ, भाई इंटरिम डील साइन क्यों कर रहे हैं हम आपके साथ? तो वो उन्होंने बोला कि हम आपका टैरिफ घटा करके 18 करने को तैयार हैं। हुँ, तो इंडिया ने बोला ठीक है, फिर हम लोग एक इंटरिम डील कर लेते हैं, जितना आप लगाएँगे उतना हम लगाएँगे। हुँ, उस पे सहमति बन गई। फिर इंडिया ने बोला जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी हमारे नो गो एरियाज़ हैं, हम उस पे आपसे कोई बात नहीं करेंगे, आपसे कुछ नहीं लेंगे। हुँ, उस पे उन्होंने कुछ बोला कि भाई जो पहले आता था हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जैसे एप्पल्स हो गए और ये बादाम हो गए, काजू हो गए, इस ड्राई टाइप फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स वगैरह इस टाइप की चीज़ें, हम वो तो आपको भेजते रहेंगे, तो हुँ, वो तो हम पहले भी भेज रहे थे। तो इंडिया ने हुँ, बोला ठीक है, वो हम पहले भी लेते थे, अभी भी लेंगे, फिर आपको हमसे भी लेना पड़ेगा, आपको हमसे काजू लेना पड़ेगा, चाय-कॉफ़ी लेना पड़ेगा, अखरोट। अखरोट लेना पड़ेगा, कोकोनट लेना पड़ेगा, तो वो एक लिस्ट इंडिया की भी गई है। लेकिन है वो अभी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट, वो ट्रेड डील नहीं है। अभी सिर्फ सहमति बनी है कि हाँ ठीक है, मोटा-मोटा इन मुद्दों पे हम लोग जो आने वाली इंटरिम डील है, वो भी अंतरिम डील डील है, वो भी फाइनल डील नहीं है। उसको भी इन्होंने लिस्ट बना लिया तो है कि किसान के साथ धोखा है और बिक गए हैं, इंडिया को बेच दिया है और ट्रम्प बाबू आएँगे, पूरे भारत पे छाएँगे। कुल मिलाकर एक रायता फैलाने की भरसक प्रयास जो किया गया है, वो है। वो अब क्या है कि ये छिछोरों की एक टीम को इन्होंने इकट्ठी कर ली है जेएनयू से वो ढपली बजाने वाले, ठीक है? अब एलजीबीटीक्यू। हाँ, तो वो पढ़ने-लिखने वाले लोग हैं नहीं। जी। 30-30, 40-40 साल की उम्र तक वो यूनिवर्सिटी में पढ़े रहते हैं, वो उस टाइप के लोग हैं। हुँ। तो ना वो कुछ पढ़ना-लिखना जानते हैं, ना उनको कुछ समझ में आता है ना और वो नर है, ना वो नारी। हाँ, तो वो उनको क्या है दिमाग में जो डाल दिया जाता है, वो रटने लगते हैं। हुँ, वही इनको सिखा दिया है हुँ, राहुल जी को। तो अच्छा, वो एक प्रॉब्लम होती है कि ये कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज़ लेके खड़े हो जाते हैं, हुँ। जिन पे बहुत स्टडी चाहिए। अब आप नरवणे जी की किताब लेके खड़े हो गए, तो भाई किताब पढ़ने के लिए आपको पेशेंस होना चाहिए 300-400 पेज का। आप डील पे बात कर रहे हो, इंटरिम डील क्या हो रही है, वो भी सैकड़ों पेज की होगी। पढ़ते-लिखते ये कुछ है नहीं, बस मोदी ये, मोदी वो, मोदी को मारेंगे, मोदी को गिरा देंगे, मोदी की ऐसी की तैसी। उसके अलावा ये आदमी ना कुछ सोचता है, ना कुछ समझता है, ना कुछ नरेंद्र सरेंडर। हाँ, कुछ मानने को तैयार नहीं है। हुँ, और कांग्रेसी बेचारे अपने बाल नोच-नोच के परेशान हैं कि ये हम लोगों का जीना हराम करके रखा हुआ है इसने। तो वो वाली मतलब अभी खबर आ रही है अखिलेश यादव का दिमाग खराब है इनके ऊपर। भाई उसको बोलने नहीं दिया गया। हाँ, मतलब साइड हीरो से भी बदतर हालत वो लेकिन वो भी जैसे किसी काम का नहीं क्योंकि उसको ना हिंदी आती, ना इंग्लिश आती, वो क्या मतलब सवाल कुछ होता है। कई बार ओम बिरला जो एक प्रिंसिपल के समान बैठते हैं, हंटर चलाते हैं कि भाई साहब ऑन द टॉपिक, लेकिन ये लोग डीरेल करते हैं। जैसे बजट पर बात हो रही थी, चीन पहुँच गए। जैसे उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। बात अगर ऑपरेशन सिंदूर की हो रही थी तो साइकिल लेकर निकले और पहले यूपी पहुंच गए, यूपी से निकले तो एमपी पहुंच गए, एमपी से निकले तो फिर वो दिल्ली आ गए, दिल्ली से निकले तो फिर वो जात कास्ट पर आ गए। मतलब उनको भी समझाया जाता है और वो खुद कह चुके हैं लोकसभा में कि ये हिंदी में लिखा है कि इंग्लिश में मुझे समझ ही नहीं आ रहा। तो भाई साहब ऑस्ट्रेलिया क्या करने गए थे? नहीं, अब ये सब क्या है बड़े पैसे वाले उसमें माहौल में पले-बढ़े हैं और विदेशों में रहे हैं, तो इन लोगों को शायद इंडिया समझ में नहीं आता है। हुँ, और दूसरा क्या है कि ये लोग अपने घर में रहते हैं, गिनती के मुट्ठी भर लोग हैं जो इनसे मिलते-जुलते हैं। तो इन्हें देश का, पब्लिक का, किसी चीज़ का माहौल, मूड कुछ अता-पता होता नहीं है। हुँ। इनको जो फीड कर देते हैं इनके मुट्ठी भर जो खास लोग हैं। एक सोशल एक्टिविस्ट महिला है, कोई शबनम करके है। तो वो ये कह रही थी कि मतलब मोमडन है मैं ये कहूँगी और बड़ी एक्टिविस्ट हैं वो। वो ये कह रही थी कि ये जय श्री राम नहीं कहते हैं, ये राम मंदिर नहीं जाते हैं,
मगर चादरपोशी करने जाते हैं। खैर ये उनका पर्सनल मैटर है, लेकिन जब इनसे एक पत्रकार पूछता है कि एक यादव बेटी के साथ रेप हुआ है, तो कहते हैं चेंज द टॉपिक, ऐसा तो होता ही रहता है। आप ये सोचिए, आप अपने आप को यदुवंशी कहते हैं, आप अपने आप को कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण पूरी दुनिया में अगर सपने में आते हैं, तो भैया अखिलेश बाबू के सपने में आते हैं। और उसके बावजूद किसी यादव के साथ कुछ हो रहा है, तो चेंज द टॉपिक, ये तो होता रहता है। चलिए कोई बात नहीं, अब वो तो अखिलेश जी की बात शुरू कर देंगे तो फिर रात भर बैठ के बिल्कुल, तो वो कहानी है। सोने पे सुहागा है ये दोनों। हाँ, वो सभी हैं, एक ये दोनों ही नहीं है, बाकी सब भी जो नेता पुत्र हैं जितने जी, बिहार के लाल। बिहार के हों, तमिलनाडु के हों, बंगाल में ममता जी का भतीजा है, हुँ। सब एक से बढ़कर एक हैं, ऐसा कोई नहीं है कि कोई कम है। नगीने हैं वो, जैसे वो बेबी पेंगुइन है महाराष्ट्र में। चलते-चलते मैं ये कहूँगी कि बंगाल को देखकर क्या लग रहा है आपको? मतलब एक तो यूजीसी की जब बात हुई तो कहा गया कि भैया यूपी को उखाड़ फेंकेंगे, बाबा जी को हटा देंगे। अब बोल रहे हैं कि यूजीसी का इम्पैक्ट जो है बंगाल में भी देखने को मिलेगा नहीं, नहीं, और देखिए मेनली क्या है कि ठीक है, वो एक यूजीसी को लेके नाराज़गी है सवर्णों की, वो समझ में आता है। हुँ, हालाँकि मैंने कल जैसे आपके स्पेस में भी बोला था हुँ, कि मिसप्लेस्ड एंगर है, लेकिन ठीक है, एंगर चाहिए था हुँ, और वो आया, हुँ, तो उस चीज़ को मैं एक अच्छा साइन मानता हूँ। लेकिन ये जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, समझदार लोग हैं, हुँ, पढ़े-लिखे लोग हैं, हुँ। तो ये इतनी बेवकूफ़ी नहीं करेंगे कि बीजेपी के अगेंस्ट में वोटिंग कर दें, जी। है ना? तो वो कोई पॉलिटिकल डैमेज बहुत ज़्यादा होना नहीं है। और बंगाल की रही बात, तो बंगाल का माहौल एक अलग है हुँ, और वहाँ पे एक चेंज आना है, तो हुँ, वो तो आ जाएगा, उसका यूजीसी से कोई लेना-देना नहीं है, बंगाल की स्थितियाँ अलग हैं। और अभी जैसे बांग्लादेश में इलेक्शन हो गया है, आज उसका रिज़ल्ट आ गया है हुँ, और जो हम लोगों को एक्सपेक्टेड था, वो हो गया है। बीएनपी जो तारिक रहमान की पार्टी है, हुँ, वो 2/3 मेजॉरिटी लेके आ गई है। हुँ, और मुझको जो अंदाज़ा है वो ये है कि एक कोई अंडरस्टैंडिंग तारिक रहमान की बनी हुई है ऑलरेडी इंडिया के साथ, हुँ। और उसको ये पता है कि बिना इंडिया के सपोर्ट के ये देश चलाया नहीं जा सकता। तो और दूसरा, तारिक रहमान को अब अगर देश को चलाना है और आगे लेकर के चलना है, मतलब पॉलिटिकल करियर, तो उनको ये चीज़ समझ में आ गई है कि ये कट्टरपंथी वाले जो गैंग है जमाते इस्लामी, हुँ, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा या साफ करना पड़ेगा। तो अभी उन्होंने पहला अनाउंसमेंट कर दिया है कि जो इन लोगों ने संविधान सस्पेंड कर रखा था, हुँ, तो बोल दिया है कि जो संविधान था सेकुलर और ये सब कुछ, जी। वो एज़ इट इज़ लागू होगा। हुँ, ठीक है? तो वो इस समय जो बांग्लादेश में तारिक रहमान जीते हैं, हुँ, तो उसके बाद ऐसा लग रहा है कि भारत के हिसाब से जो होना चाहिए, उस ट्रैक पे वहाँ की गवर्नमेंट चलने वाली है। क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो गया है और मेजॉरिटी ऑफ बांग्लादेशी जो हैं, हुँ, पब्लिक, पढ़ा-लिखा तबका जो है, जो इनका शेख हसीना का सपोर्टर रहा है अवामी लीग का, तो सारे लोग ये रियलाइज़ कर चुके हैं कि इंडिया से दुश्मनी करके पूरा देश बर्बाद हो जाएगा, ऑलमोस्ट हो चुका है। तो बहुत अच्छी बात है कि वहाँ पे ये हुआ है और देखते हैं इसका शायद इम्पैक्ट बंगाल के इलेक्शंस पे भी होगा, हुँ, क्योंकि जब तक बंगाल में इलेक्शन होगा, मुझको ऐसा लगता है कि जो जमाते इस्लामी है, उसके ऊपर तारिक रहमान का एक्शन भी शुरू हो जाएगा, कुछ ना कुछ। वहाँ की आर्मी जी। और गवर्नमेंट जो है, वो इन लोगों ने जो पिछले 1 डेढ़ साल में खुराफातें की हैं, और ये वहाँ पे चलता रहता है कि जमातियों को जो है, शेख हसीना ने भी दर्जनों को फांसी-वांसी पे टाँगा था, सब कुछ किया था। तो वो एक दौर मेरे ख्याल से फिर से शुरू हो जाएगा, और वो हो जाता है तो वही जमाती जो हैं वो बांग्लादेशी घुसपैठिए बन के यहाँ बैठे हुए हैं। तो एक प्रेशर बिल्ड होगा। बहुत सारे बांग्लादेशी हमारे पश्चिम बंगाल में भी आकर बैठे हुए हैं जिनका जिसको कहते हैं ना कि ममता दीदी का सपोर्ट उनको बहुत है। ख़ैर आने वाले समय में हम देखेंगे और कहीं न कहीं पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर भी देश की नज़र है और स्वयं प्रधानमंत्री की नज़र है। अमित शाह जी ने एकदम ताल ठोक कर बोला है मेन स्ट्रीम मीडिया में कि इस बार तो ममता दीदी गई। और जहाँ तक बात संसद की मैं करूँ आप सभी से, तो ये जो संसद है, यहाँ पर हम जब सांसद को चुनते हैं, तो योग्यता देखते हैं, लेकिन एक निवेदन अब आपसे करना चाहूँगी कि जब भी आप वोट देते हैं,
तो देखा कीजिए कि जो प्रत्याशी खड़ा है, वो आपके लिए क्या करने वाला है। जब पार्टी में उसको टिकट मिलती है और टिकट के बाद वो अपना एक मेमोरेंडम जो रहता है उसको लोगों के लिए प्रकाशित करता है, भेजता है कि भाई मैं ये प्रायोरिटी मेरी रहेगी, ये करूँगा काम। तो 5 साल आप जब वोट दे देते हैं किसी को और चुन लेते हैं, तो खुद मत सोइए। आप खुद जागेंगे तब अगला आपका सांसद जागेगा। और जैसा रायता अभी संसद में आप देख रहे हैं नौटंकी, आपको लगता है कि क्या ये सभी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं जो देश के विकास की बात करें, जो आपके हक की बात करें, जो बजट को गंभीरता से ले। एक तरफ देश का बजट था, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का बजट था और उत्तर प्रदेश में एक साधु सन्यासी ने जिस प्रकार से बजट पर एक-एक बिंदु को देखा, पाकिस्तान की आत्मा रो दी और पाकिस्तान ने कहा भाई साहब हमारा पूरा जो कंट्री है उसका जो बजट है और यूपी के बजट को आप कंपेयर करें तो जमीन आसमान का फर्क है। एक छोटा सा अदना सा वो कह भी रहे हैं कि भगवा रंग में एक साधु सन्यासी इस प्रकार से मैनेज करता है कि आज यूपी की जो तस्वीर कभी अखिलेश यादव ने फटीचर दी थी, आज लोग वहां आकर इंडस्ट्री लगा रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि योगी जी एकदम जो कहते हैं ना डंकी की चोट पर जैसे बोलते हैं वैसे करके दिखाते भी हैं। वो ये कहते हैं कि मैं जो कहता हूँ वो करता ज़रूर हूँ, नहीं तो मैं कहता ही नहीं। नहीं, वो बात तो है कि और यही एक जो भरोसा है उत्तर प्रदेश के लोगों का हुँ, और इन्वेस्टर्स का कि योगी जी के रहते हुए लॉ एंड ऑर्डर और बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छा मेंटेन किया हुआ है उन्होंने पिछले अब तो दूसरा टर्म उनका खत्म हो रहा है, 27 में इलेक्शंस हैं, तो 1 साल और बचा है। तो 9 सालों का जो उनका कार्यकाल है, अगर उसको देखा जाए तो बहुत बड़ा टर्न अराउंड उन्होंने किया है उत्तर प्रदेश का, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। और कानून व्यवस्था को लेकर के फिर उसके बाद जो एक कॉन्फिडेंस है मतलब महिलाओं में ख़ास तौर से, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। सिक्योरिटी भी है, जी, डिसिप्लिन। मतलब इवन अगर आप बोलें कि जो मुस्लिम कम्युनिटी की महिलाएँ हैं, आज वो इतना सेफ फ़ील करती हैं, अगर आप उनसे पर्सनल लेवल पे बात करेंगी, हुँ, तो वो बहुत खुश हैं कि सारे हमारे मोहल्लों से जो गुंडे, बदमाश, लफंगे थे, वो सब के सब गायब हो गए हैं। बोले हम लोग बहुत सुकून से जी रहे हैं। तो ये वाली जो डिफ़रेंस है वो योगी जी के कारण आया है, तो मुझको नहीं लगता है कि योगी जी को कोई आगे समस्या होने वाली है। संजीव भैया भी जुड़े हैं, मनोज भैया जुड़े हैं, राहुल जी जुड़े हैं, मंगत भाई, शिवचंद्र पाठक जी, विष्णु नागर जी जुड़े हैं, राजेश पटेल, संजय शर्मा, सुकेश दुबे, नितिन नलिन भावसर भाई और मोनू चौधरी, तो सारे ही भैया सबको राम राम। सभी को जय श्री राम। और आप बताइएगा कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ये आपको कैसा लगा? और कमेंट करके बताइएगा कि क्या इस प्रकार का एक्सपेरिमेंट आपको पसंद आया है? तो भाई साहब आप किस-किस टॉपिक पे चाहते हैं कि हम इस प्रकार से आपको जागरूक करें? और दूसरी बात जो लोग अभी जुड़े हुए हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि अगर आप यूट्यूब चलाते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है रेवा टीवी। आप यूट्यूब पर जाएँ, उसे सर्च करें REVA और टीवी। इसके बाद आप उसे सब्सक्राइब करें क्योंकि हम ऐसी ही चीज़ों को वहाँ पे भी प्रकाशित करते हैं। शॉर्ट फॉर्म में मतलब रील के फॉर्म में भी और डिस्क्रिप्शन में भी मतलब उसको डिस्क्राइब भी करते हैं। तो आपका साथ, आपका सहयोग, आपके कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब ये हमको संबल प्रदान करता है ताकि हम आपको और जागरूक करें और देश और विदेश और प्रदेश में और आपके शहर में किस प्रकार की घटनाएँ घटित हो रही हैं, उससे हम आपको जागरूक करें ताकि आप भी जागरूक होकर दूसरे को जागरूक करें। और ये एक परिवार है जैसे फ़ेसबुक परिवार है ये और ये हमारा लाइव का परिवार है। तो आप सभी हमारे परिजन हैं और आप सभी के जो कमेंट्स हैं, वो हमको कहीं न कहीं एक पॉज़िटिविटी प्रदान करता है, एक नई ऊर्जा प्रदान करता है और इसलिए आपका साथ बहुत ज़रूरी है। तो चलिए धन्यवाद आज जुड़ने के लिए सभी को और कोशिश करेंगे कि कुछ दिन इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं और आप लोगों का फीडबैक मिलता रहेगा, तो समझ में आएगा कि क्या है, कैसा है। जी। और अब क्या है कि प्रश्न आप लोग डालते रहा करिए साथ के साथ,
तो आप लोगों के साथ भी वन टू वन बातचीत होना जो है, वो थोड़ा-सा मज़ेदार हो जाएगा। तो आज के लिए आज्ञा दें। आज पहली बार था तो इसलिए हम लोगों ने इंडिया स्पेसिफिक रखा इसको, ग्लोबल और नहीं गए हम। हम लोग इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिक्स पे जिस पे बात करता हूँ मैं रेगुलर, तो उस पे नहीं किया। तो देखते हैं, अगर हो सकेगा तो फिर 2 लाइव्स दिन में करने की सोचेंगे या कोशिश करेंगे। तो एक जियोपॉलिटिक्स पे रखूँगा और एक इस टाइप के विषयों पे रख लेंगे। और रेवा टीवी पे भी हम लाइव करने की कोशिश करेंगे, वैसे मैं आपको बता दूँ। तो हम वहाँ पे भी आपके कमेंट्स जाएँगे, और प्लस मैं आपको बता दूँ कि एक्स पर हम स्पेस चलाते हैं राष्ट्रवाद की पाठशाला के नाम से। तो जिनका भी एक्स पर अकाउंट है, तो आप रात्रि 9 बजे जुड़ा कीजिए, और वहाँ आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं, और कहीं न कहीं हम अपने देश को मजबूत करने के लिए कार्य कर सकते हैं, सनातनियों को जगाने का प्रयास कर सकते हैं, और एक-दूसरे का साथ देकर, कहते हैं ना मोदी जी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे और बँटोगे तो कटोगे। तो ये दोनों विचारधाराओं को कहीं न कहीं हम फलीभूत कर सकते हैं। तो तब तक के लिए आप दीजिए हम दोनों को इजाज़त। जी, नमस्कार, जय सिया राम। जी। हर हर महादेव। जी, सुमित जी पूछ रहे हैं ईरान का इश्यू को लेके। तो ईरान के इश्यू में सुमित जी अभी कुछ कन्फर्म तो नहीं आ रहा है। एक न्यूज़ ऐसी आ रही है कि अ, ईरान की तरफ से शायद दावा है कि उन्होंने अमेरिका का एक F-35 मार के गिराया है। और ये भी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका ने कुछ गल्फ ऑफ ओमान के पीछे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स निकाल के ले गए हैं वो। मतलब ईरान से कुछ 1400-1500 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, क्योंकि शायद ईरान की जो एंटी शिप मिसाइल्स वगैरह हैं, उनकी रेंज से वो बाहर ले जाना चाहते हैं अपने कैरियर्स को। तो वो वाली कहानी एक चल रही है। हालाँकि ये भी आ रही है खबर कि जॉर्ज बुश जो उनका दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी उस एरिया में पहुँच चुका है। तो अभी एक्शन क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, वो कोई क्लियर पोज़ीशन तो नहीं आई है। लेकिन इस टाइप की अफ़वाहें कह लीजिए या पुष्ट खबरें कह लीजिए, तो वो सामने दिखाई देने लगी हैं। टेंशन्स बढ़ रहे हैं डेफ़िनेटली। और इज़राइल और अमेरिका की बातचीत चल रही है। वहाँ पे शायद कुछ ना कुछ डिसाइड हो जाएगा। अमेरिका के लिए प्रॉब्लम ये है कि इससे ना ये आगे बढ़ पा रहे हैं, ना पीछे हट पा रहे हैं। और इज़राइल का कहानी ये है कि उनके लिए ये डू और डाई वाली स्थिति है। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में ईरान का ये जो रेजीम है, इसको हटा दिया जाए। तो देखते हैं आगे क्या होता है, कैसे होता है। बाकी ये एक अच्छी चीज़ मुझे दिख रही है कि रशिया, अमेरिका, इंडिया, चाइना, ये 4 इस समय मेजर पावर्स हैं दुनिया के, और ये चारों बैकडोर नेगोशिएशंस जो हैं या बैक बैक चैनल कम्युनिकेशन इनके बीच में एक अच्छा खासा लेवल पे चल रहा है। तो जो कुछ भी होगा ईरान का, ये चारों मिलकर के डिसाइड करके निपटा देंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जय श्री राम, धन्यवाद, हर हर